everyone, welcome to Narayana Educational Institution. This side Megha ma'am. Hey everybody, I'm Deep Jyoti ma'am, and today we both are here to do what? As you can see in our screen, science paper analysis. And I know that this is the most awaited paper analysis, and I'm sure that आप जब इस पूरे question paper analysis को देखोगे तो you will be feeling very satisfied that yes, जो भी आपने question सही किए हैं, नहीं किए हैं, क्या गलतियां रही, नहीं गलतियां रही, क्या गलतियां की उम्मीद हो सकती है, क्या कहाँ गलतियों का स्कोप हो सकता है, हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. तो we'll start with Physics part first. So ma'am will take it first. So let's start with the section A part of physics. So section A part में सबसे पहले हमारे पास question क्या आया था? So in that we were having a question: a wire of length L is gradually stretched so that its length increases to 3 times of L. Okay, and if its original resistances are, तो हमें new resistance को we were supposed to calculate. अब एक चीज देखो, अगर हमारे पास initial length let's say L थी, तो हमारे पास new length क्या हो जाएगी? L dash, and that is going to be 3 times of L. Okay, अब अगर लेंथ हमारी इंक्रीज हो गई है, so in that case area, if in case initial area of cross section is A, so at that time final, or we can say new area of cross section is going to become A over 3. Correct? Now if you remember when we were doing this unit, okay, जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को पढ़ रहे थे, when I told you like in one shot videos also, so I told you at that moment that this formula is really important for resistance, that R equals rho L over A. करेक्ट. तो दैट्स व्हाई एट दैट मोमेंट आल्सो आई टोल्ड यू कि जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ही आना था पेपर में भी. ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से न्यू रेजिस्टेंस आर डैश विल बी रो एल डैश ओवर ए डैश, क्योंकि रेजिस्टिविटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया था. So like we can say material भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, so that's why what we were supposed to do, यहाँ से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? So that is going to become 9 times of R. ठीक है, so which is why option number C was the correct answer for this. ठीक है, so इस क्वेश्चन का आंसर था option number C. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास. So which of the following statement is not true about a bar magnet? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बार मैग्नेट के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. करेक्ट. तो उसी में से देखो, it sets itself in the north south direction when suspended freely. ये भी हमने ये चीज पढ़ी थी. If in case you have watched that video, then you also remember कि ये चीज हम पढ़ चुके हैं already. Okay, it has attractive power for iron fillings. Yes, because that behaves like a magnetic material. It produces magnetic field lines. Obviously, it has to produce. That is a bar magnet. वो magnetic field lines को produce करेगा. Then after that, the direction of magnetic field lines inside a bar magnet is from the north pole to its south pole. यहां पर देखो, आउटसाइड क्या थी? नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड क्या है? साउथ टू नॉर्थ. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, सो दिस थिंग ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन. सो दैट्स व्हाई जो हमारे वन शॉट्स है ना, और जो PYQs है, दे आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आने होते हैं. ओके, नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज गिवन टू अस. ठीक है, वाटर एंड ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें. इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस मच, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? अब एक चीज को देखो यहां से, वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, हमारे पास जब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेसिक सा एजेंडा क्या होता है? जितने क्विकली हम सॉल्व कर पाए, इन ऑर्डर टू सेव द टाइम. हमें क्या निकालना था? हमें निकालनी थी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. करेक्ट, ये निकालना था. हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is going to be speed of light in vacuum over speed of light in medium. So we can say in this case it's going to be water. Okay, refractive index for water itself. तो water का कितना है? 4/3. अब यहाँ पर ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी नहीं हुई अब, तो दैट मीन्स, बट हमें पता है कितनी होती है. सो दैट इज गोइंग टू बी 3 times 10 to the power 8 over VW. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? सो वी आर गोइंग टू गेट इट एज 9/4 meters per second. ठीक है, सो एंड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो देयर आल्सो वी टॉक्ड अबाउट दिस फॉर्मूला दैट ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू V1/V2. V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम,
to the speed of light in medium. So that's why बच्चों एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि जितने भी वन शॉट्स हैं तो you need to make sure कि आप उन पे बहुत ज्यादा emphasize करोगे. You can rely on to them at some moment. अगर आपने बाकी सभी चैप्टर्स को अच्छे से एक बार go through कर लिया है तो लास्ट में एक बार वन शॉट्स पे आप वन शॉट्स को आप देख सकते हो. ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. When a beam of light passes through a region of very fine dust particles, the color of light that scatters the most. सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर करते हैं? नॉर्मल सी बात है, स्काई का कलर ब्लू है. स्काई का कलर क्यों ब्लू है? बिकॉज इट स्कैटर्स द मोस्ट. ओके, सो विच इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी ब्लू वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. इसमें तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना था. ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड डजंट डिपेंड अपॉन. सोलेनॉइड हमारा किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहले सोलेनॉइड हमारा डिपेंड करता था करंट पर, मटेरियल कौन सा है, एंड उसके ऊपर सोलेनॉइड के ऊपर वाउंडिंग्स कितनी हुई है, नंबर ऑफ वाउंडिंग्स नंबर. सो अब यहां से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था. विच ऑप्शन वाज सपोज्ड टू बी करेक्ट? सो वी कैन सिंपली से कि ये हमारा किस पर डिपेंड नहीं करता है. नहीं किस पर करता? वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता. सो दैट मींस वी कैन से कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट था. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. अब हमारे नेक्स्ट देखो, ये हमारे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था. इसमें देखो सबसे पहले असर्शन की स्टेटमेंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. करेक्ट, यही हमने बार मैग्नेट के केस में पढ़ा भी था जब हम वन शॉट में जब हमने पढ़ा था. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो मैग्नेटिक फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, which is absolutely we can say true. ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो हमारी कैसी है, उसके पास डायरेक्शन भी है और दैट मींस वो वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो दैट विच इज आल्सो ट्रू. सो विच इज व्हाई क्या बोल सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं. बट एक चीज देखो, क्या ये जो रीजन है वो करेक्ट था assertion का? तो वो नहीं था. दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स थी. सो विच इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी वाज सपोज्ड टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, क्योंकि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. आगे देखो, नेक्स्ट सेक्शन बी पर आते हैं. अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखो. ये वाले क्वेश्चंस तो हमने बहुत बार करे हैं. देखो इसमें क्या है, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक बट कैन रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली while sitting in the last row. एक बच्चे को लास्ट में जब वो बैठा होता है तब उसे क्लियर ब्लैक बोर्ड विजिबल होता है बट वो बुक नहीं इजीली पढ़ पाता है. नेम द आई डिफेक्ट. कौन सा आई डिफेक्ट होगा? That means we can say a person is able to see the far away objects clearly but is unable to see the nearby objects. That means hypermetropia. Hypermetropia. अब नेम हमने कर दिया, रीजंस क्या, उसके बाद उन्होंने पूछा था कि दो रीजन बता दो. एक तो फोकल लेंथ में चेंज हो गया और दूसरा आई लेंस में. ठीक है, तो फोकल लेंथ वी कैन से कि आईबॉल, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस एंड द आईबॉल में हमारा शिफ्ट आ गया था, तो जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया से वो स्टूडेंट उस स्टूडेंट को लाइक वी कैन से दैट वाज अनेबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. राइट द नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. अब इसको ठीक करना है. ठीक कौन से लेंस से करते हैं? सो इट इज गोइंग टू बी करेक्टेड विद कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कौन सा लेंस होता है? So that convex lens is going to be a converging lens. Converging lens. Okay. Next, इसके बाद क्या था? Draw a ray diagram to show the path of the ray of light falling obliquely on a refracting surface of a triangular glass prism. बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले so when we were doing the PYQs, I told you that okay, they can ask you for this thing. जहां पर हमने इंसिडेंट रे भी बताई थी, हमने इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन. सो यहाँ पर उन्हें भी यही वो भी यही पूछ रहे हैं कि मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन. सो हम इजीली कर सकते थे दैट ओके दिस इज गोइंग टू बी अ रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, नॉर्मल्स ड्रॉ करने थे. ओके, सो अब यहां से वी कैन से ये जो एंगल था हमारे पास, दिस एंगल इज सपोज टू बी आवर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इटसेल्फ. यही करना था. अगर अब आपने इसमें पीवाईक्यूज वाली वीडियो देखी होती तो यू कुड हैव इजीली आंसर्ड दिस क्वेश्चन आल्सो. ओके, अगर आपने देखी है एंड देन यू वर एबल टू आंसर इट, देन दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर देखो. अ वोल्टेज सोर्स सेंड्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर टू द रेजिस्टर ऑफ 40 ohms कनेक्टेड अक्रॉस इट
for 5 minutes. ठीक है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना था. A 5 ohm resistor, ठीक है, 40 ohm ये दिया हुआ था. उसके बाद 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया था फॉर 10 सेकेंड्स. यहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया था? एनर्जी कैलकुलेट करी थी. ओके, सो यहाँ दोनों क्वेश्चन सेम है. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना था? सो दैट वाज सपोज टू बी फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जो हमारे पास आता है H इक्वल्स I² RT. फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा. बट मेक श्योर कि अगर आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करा था तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये मिनट्स में है, हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना था इसको. ओके, तो बस इसको ऐसे सॉल्व कर देना था. एंड आई बिलीव दैट इट वाज सपोज्ड टू बी वेरी इजी आल्सो. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला है. नेक्स्ट हमें बोला गया है कि सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर से एट 50 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर तक रखने के बाद ही पर्सन पढ़ पा रहा था. फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, नेम द आई डिफेक्ट. दैट मीन्स फिर से पास का नहीं दिख रहा है. इफ इन केस अ पर्सन इज अनएबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, सो अगेन हाइपर मेट्रोपिया. जब इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग द PYQs, तो उसमें मैंने बोला था मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में से एक आएगा ही आएगा. एंड सो हियर इट इज, एक नहीं दो आए हैं. ओके, देन उसके बाद लिस्ट 2 पॉसिबल कॉजेस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द करेक्शन ऑफ दिस आई डिफेक्ट. ओके, सो यूजिंग आई ग्लासेस. सो कौन सा लेंस लगाना था हमें? सो फॉर दैट वी वर सपोज टू यूज द लेंस that is convex lens. ठीक है, are these glasses convergent or divergent? कौन से glasses हैं? convex lens. convex lens कौन सा lens होता है? so that is so we know one thing, convex lens. so convex lens करता है converge rays को, converge करता है, तो that means we can say it's going to be a converging lens itself. So that's why it is going, so we are going to use the glasses which are going to converge the light rays. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में लिखना था आपको आंसर. बाकी नेक्स्ट देखते हैं. इसमें देखो क्या, ये तो बिल्कुल एज इट इज आया हुआ था जो हमने किया था, एज इट इज आया है. फर्स्ट पार्ट को देखो. फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें बोला था ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन हॉरिजॉन्टल व्हाइट बोर्ड. ठीक है, उसके बाद उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? देन ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इट्स सेंटर. परपेंडिकुलर पास कर रहा है. एंड देन इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है. बस यहाँ पर हमारे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी. तो अब अगर आपको इतना पता है कि करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड कैसे करना है, यस, अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे कर सकते हैं? बाय रिवर्सिंग द बैटरी को रिवर्स कर दो. ठीक है, बैटरी के अपने टर्मिनल्स को रिवर्स कर दोगे तो हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की. वर्टिकली डाउनवर्ड्स मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो अब अगर इफ इन केस वी आर सेइंग लाइक दिस कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, फ्रॉम हियर वी कैन सी वन थिंग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्लॉकवाइज है. ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये ऑलरेडी जब हम PYQs कर रहे थे. तो इसमें हमारे पास क्लॉकवाइज थी, दैट मींस करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बस बैटरी को रिवर्स करना था. एंड देन हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ जाती. ओके, सो दैट इज व्हाट वी वर सपोज टू डू. जब हमारी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ओके, तब हमारे पास क्या आती है? एंटी क्लॉकवाइज. जब हमारे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तब हमारे पास क्या आती है? क्लॉकवाइज. तो ये कौन से रूल था? सो इट वाज एज पर द राइट हैंड थंब रूल इटसेल्फ. एंड चेक वेदर द डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन द डायग्राम आर इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल. तो इन्होंने खुद ही कह दिया कि अपनी एक बार डायरेक्शंस को भी चेक कर लो कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है. ठीक है, तो वेरीफाई इंस्टेड ऑफ कि वो लोग वेरीफाई करें, उन्होंने आपको भी फिर से बोल दिया कि एक बार गो थ्रू कर लो. इन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे हैव मेंशन्ड, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल व्हाइट बोर्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इट्स सेंटर. If the direction of the current in the conductor is vertically downwards, mark the direction of the current and magnetic field lines. अब if you remember, we did the same question. एक बार इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को पढ़ो. ये दोनों क्वेश्चन हमारे सेम है. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन बट व्हाट वाज द चेंज? हमें यहाँ पर ये गिवन है कि हमारी जो डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की वो डाउनवर्ड होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर करंट की हमारी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दैट मीन्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी, एज पर राइट हैंड
we can simply say it is going to be as per the right hand thumb rule. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हमारे पास क्या आ जाएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दैट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज ओनली. एंड अगर हम इस फिगर में भी देखते हैं तो हमारे पास यही है. एंड अब बी पार्ट देखो, इन्होंने क्या बोले, स्टेट द राइट हैंड थंब रूल. स्टेट करना है कि so we can simply say thumb pointing in the direction of the current, curl of the fingers are going to represent the direction of magnetic field lines. वो हमें स्टेट करना था. and check whether the directions marked on the diagram are in accordance with the rule. so basically उन्होंने आपको कहा है कि आप लोग खुद ही चेक कर लो कि क्या आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है क्या वो सही है या नहीं है, क्योंकि दैट इज इन एज पर द अकॉर्डेंस ऑफ राइट हैंड थंब रूल इटसेल्फ. ठीक है, तो इसमें आपको ये फिगर ड्रॉ करनी, लाइक वी कैन से राइट हैंड थंब रूल को स्टेट करना था, उसके बाद फिगर को ड्रॉ करना था. बट यहाँ पर देखो, ये जब हमने क्वेश्चन किया था इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, आपको क्या करनी है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना था. दैट्स इट. ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट है सेक्शन डी. सेक्शन डी में देखो इन्होंने क्या बोला है, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. क्यों ऐसा होता है, what was the reason? तो if you remember, ये वाला जब हमने टॉपिक करा था when we were doing this टॉपिक, ठीक है, तो उस टाइम पर भी I told you कि हमारे पास हम उसको इक्विवेलेंट लेकर चलते हैं. क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एज पर द स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई ओवर साइन आर, यही हमने डिस्कस किया था ना, इज इक्वल टू लेट्स से n2 ओवर n1. ये बाहर हम n1 अगर था and the n2, so then again it's going to be n1. ठीक है, तो अब यहां से हम क्या बोलते हैं, n2 over n1. बट अब यहां पर इन्होंने बोला है कि हमारे पास, और we can we write it like this also, sin r over sin e, that will be equal to n1 over n2. ऐसे लिख सकते थे. ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना था एंड फ्रॉम देयर you were supposed to get I equals E. यही हमें बताना था कि क्यों होते हैं. So you could have showed it like this with the help of a ray diagram. Okay, then ray diagram में आपको यही draw करना था. Then what happens when a ray of light falls normally on the faces of the rectangular glass prism? अगर वो normally करती है तो हमने क्या देखा था कि वो deviate नहीं करती है. अगर इनसे ray of light incident normally करेगी, वो deviate नहीं करेगी, and that's what they also asked us. Okay, and उसके बाद B part देखो, B part में क्या है, an object is placed at a distance of 30 centimeter. ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस्ड है, U is basically given to us, that is 30 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन को यूज करके नेगेटिव ऑफ 30 लेना था. ओके, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. F was negative of 20 सेंटीमीटर by using the sign convention using lens formula. तो 1 over V minus 1 over U equals 1 over F. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाना था. बस यही करना था इसमें. नेक्स्ट में देखो क्या बोला है, a student wishes to study the formation of a concave mirror using candle flame as object. ठीक है, state the type of the image formed by the mirror and mention the change in the image formed, if any, that he observes when the candle is gradually moved away from the pole. ठीक है, तो पहले हमने लेट्स से हमने कैंडल फ्लेम को प्लेस कहां पर किया था, हमने पोल और वी कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे हमने प्लेस कर दिया था. तो उस टाइम पर हमें इमेज कैसी मिलती है, रियल, ओके, we can say inverted and magnified. And जैसे ही हम इसको कर देते हैं, so we shift it towards the pole. ठीक है, oh sorry, when we are going to shift it away from the pole, so उस टाइम पर हमारी जो ये magnified image थी ये कैसी हो जाएगी, so we are going to get it as a diminished image. यही पूछा था. उसके बाद draw a ray diagram to show the formation when the object distance is nearly equal to the radius of curvature. That means nearly equal to center of curvature. Radius of curvature हमारा क्या होता है, center of curvature ही तो होता है. So वो हमें एक ray diagram को draw करना था. And किसके लिए, concave mirror के लिए. Okay, next B part में देखो क्या था. Second part में हमें बोला था a convex mirror used for a rear view mirror on an automobile has a focal length 3 meters. ठीक है, focal length कितनी थी, 3 meters थी. If a bus is located at 6 meters, so that means U हमें given है, U is negative of 6 meters, then F is 3 meters. Okay, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, हमें हमारे पास rear view mirror है, rear view is convex mirror जिसके लिए focal length positive होती है. Okay, that and U is going to be negative only. उसके बाद हमें क्या बताना है, that we were supposed to tell use the mirror formula to find the position of the image
of the bus as seen from the mirror. So that means we were supposed to calculate the V. V को कैसे calculate करना था? By using mirror formula. 1 over V plus 1 over U equals 1 over F. इस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते आंसर आ जाता है. यही हमने भी डिस्कस किया था. दैट मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में से एक क्वेश्चन आएगा, जबकि एक नहीं, हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं. ओके, अब नेक्स्ट आफ्टर दिस एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आया था फिजिक्स में से सेक्शन ई पार्ट में. देखो इसमें क्या था हमारे पास, एज शोन इन द डायग्राम, an electric circuit consisting of an ammeter, voltmeter, 4 cells, 1.5 volt each, a plug key with a gap XY was set up. Voltmeter and ammeter readings were recorded in the observation table. Arrangement 1, only resistor 1 in gap XY. Arrangement 2, only resistor R2 in the gap XY. Arrangement 3, resistor R1 and R2 in series in the gap XY. Arrangement 4, R1 and R2 in parallel in the gap XY. ठीक है, एक ग्राफ हमें गिवन है. ओके, हमारे पास वी आई और वी कैन से हमारे पास आई वी ग्राफ गिवन है हमें इंस्टेड ऑफ वी आई ग्राफ. ठीक है, तो एज शोन व्हाट ड्रॉन, which one of the graph represent the series combination of R1 and R2. अब एक चीज देखो, हम सीरीज और पैरेलल को कैसे डिफाइन करते थे. So in order to define it whether our combination is going to be series or in parallel, so as per Ohm's law, V equals IR, R equals V over I, and which is going to give us the slope also. Correct? That means VI ग्राफ हमें स्लोप दे रहा था. तो दैट मीन स्लोप दे रहा था. व्हाट डज इट मीन? जिसका अगर हमारे रेजिस्टेंसेस ज्यादा किस केस में होते हैं, सो वी आर गोइंग टू हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. करेक्ट? सो एंड वेयर एज मिनिमम इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एज पर द फॉर्मूला इटसेल्फ. ठीक है, तो व्हाट वी कैन से सीरीज कॉम्बिनेशन का स्लोप ज्यादा होना चाहिए. सो बट यहां पर हमारे पास है आईवी ग्राफ. अब आईवी ग्राफ क्या हो गया? सो दैट मींस आई ओवर वी इक्वल्स 1 ओवर आर. इसका मतलब हुआ हमारे पास जब हमारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, तब हमारे पास क्या होगा? सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस. एंड जब हमारे रेजिस्टेंसेस होंगे मिनिमम लाइक सीरीज में कनेक्ट, तब हमें मिलेगा, we can simply say at that moment we are going to get the like minimum के टाइम पर. अब ऑपोजिट हो गया ना, क्योंकि it's 1 over r. अब 1 over r is since equal to slope. अगर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. सो बाय दैट वी कुड हैव टोल्ड दैट ओके, क्योंकि फर्स्ट में हमसे सीरीज पूछा, सेकंड में हमसे पैरेलल पूछा. नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तो हमने किया है, लाइक आई एक्सप्लेन्ड यू दिस क्वेश्चन आल्सो. हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग थी. शो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रेजिस्टर्स, each of resistance 10 ohm. ठीक है, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है, लेट्स से R1, R2 एंड R3. तीनों का रेजिस्टेंस था 10 ohm. ठीक है, हमें बताना है दैट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए 15 ohm. 15 ohm कैसे मिलेगा? सो वेदर वी कैन कनेक्ट लाइक 2 ऑफ देम वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, या हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लगाकर देखते. तो हम क्या बता सकते हैं? लाइक लेट्स से यहाँ पर if in case we are going to apply 2 of them in parallel and 1 in series, 10 ohm, 10 ohm and then 10 ohm. Okay, so it's going to be A, this one is going to be B. तो हमारे पास क्या आ जाएगा इससे? 1 over 10 plus 1 over 10, so which is going to give us 2 over 10, and that means यहाँ से आ गया हमारे पास 5. ये equivalent देगा 5 ohm. And then this is 10 ohm. So that means 5 plus 10, दोनों series में है. So which is going to give us 15. So that means 2 of them should be connected in parallel and 1 should be connected in series. Okay. अब इसके और पार्ट में क्या है हमारे पास? A battery of 6 volt is connected with the series combination of 5 resistors. ये हमारे पास 5 resistors है. 4 plus 3 7, 7 plus 2 like 9, 9 plus. So that means हमारे पास total or we can say equivalent resistance कितना है? R net is 1 ohm. ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है? So how much current would flow through 0.3 ohm resistor? Justify your answer. बेटा ये सारी किसमें connected है? So all of them were connected in series. So that means all of them are going to get the same amount of current. एक के लिए अगर हम यहाँ से current को calculate कर लेते हैं, so उतना ही current इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा. Okay, so यहाँ से we could have done it. So now with this, we are done with the physics part. Now after this, we are going to have a chemistry part and the bio part. Okay. Hey everybody, now let's discuss chemistry. So we'll start with section A. So what is the first question?
So the first question says that here are some structures, and then you have to find out amongst these four options how many structures are similar, means how many structures are related, means we have to identify what? We have to identify the isomers. ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में क्या हमें दिख रहा है? चलो एक डबल बॉन्ड दिखा है. ठीक है, फाइन. अब देखते हैं किसी और के पास डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो डबल बॉन्ड तो एक हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, बट फर्स्ट ऑप्शन में डू वी सी एनी क्लोरीन? नो, बट इन फोर्थ ऑप्शन वी आर सीइंग अ क्लोरीन. तो जाहिर सी बात है कि बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी रिलेटेड बिकॉज वन हैज क्लोरीन व्हाइल अदर डज नॉट हैव. ठीक है, सो वी आर रिमूविंग फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन. नाउ लेट्स सी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन. So second option is nothing but CH3, CH2, CH2, CH3, right? This is the structure, 4 carbon and 10 hydrogen. This means it is C4H10, right? What is it? N-butane, right? Now let's see the third structure. So the third structure is again CH3, CH3, and there's a branch from the second carbon, that is here we have another CH3. Again, how many carbon do we see? We see 4 carbon, that is C4, and again 3, 3, 3. 9 hydrogen and 1 hydrogen here, so means 10 hydrogen. So again, this is butane. So what is the name of this butane? This is a branched butane, right? It is an isobutane. So one is a normal butane while other is an isobutane. So what are they? They are nothing but the structural isomers. So what will be the correct option? That is 2 and 3. Where do we find 2 and 3? Here in option number C. So option C is the correct answer. Now let's see the next question. So the next question talks about the hydrogenation. See students, when I was taking the one shot video, जब हम लोग one shot video ले रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, हमने बखूबी बहुत अच्छे से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं. अभी देखो क्या है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, किसमें होता है? सबसे पहली बात ये एल्कीन्स में होती है, यानी जिसके अंदर में डबल बॉन्ड है. तो ये क्या हो रहा है? एडिशन रिएक्शन हो रहा है. बहुत ही सही बात है. सेकेंड ऑप्शन कहता है कि इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट. यस, वी नीड अ कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन. ये भी सही बात है. देन द थर्ड ऑप्शन सेज द प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. यस, डबल बॉन्ड में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं सो दैट वी गेट व्हाट? सिंगल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नाउ this question is asking about the incorrect statement. So what do we find? A, B, C are correct, right? It is an addition reaction which occurs in the presence of an acid catalyst. Acid catalyst? नहीं भाई, nickel और palladium catalyst होंगे, right? So what will be the incorrect one? This is D. So hence for the correct option for this question is option number D. Now next question. अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये मैं बता दूं कि ये देखो, ये हमारे स्क्रीनशॉट भी मैंने बकायदा लगा रखा है कि इस तरीके से हमने क्लासेस में बताया था और डिस्कस किया था सारे पॉइंट्स को. अभी आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखेंगे जो हमने हमारे वन शॉट वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी हमने वन शॉट में किया है. इनफैक्ट ये इक्वेशन को भी हमने बैलेंस किया, इस इक्वेशन को भी हमने पढ़ाया. तो शो यू द स्निप. पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास में वी हैव एल्यूमिनियम, वी हैव वाटर एंड वी हैव Al2O3 एंड हाइड्रोजन, राइट? तो चलो अब लगाते हैं. लेट्स से यहाँ पे 2 Al2O3 है, तो लेट्स से विल कीप 2 एल्यूमिनियम. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे 3H2O लगा देते हैं, राइट? वी आर हैविंग Al2O3 एंड वी हैव H2, राइट? तो अभी H2 है, तो यहाँ पे 3H2 है, तो लेट्स कीप 3H2. नाउ लेट्स सी वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट. 2 एल्यूमिनियम ऑन द स्क्रीन राइट, on the left hand side, 2 aluminum on the right hand side, 3 hydrogen on the left, 3 hydrogen on the right, 3 oxygen on the left and 3 oxygen on the right. So reaction is balanced. So what are the values do we have? PQRS is 2, 3. Here it will be 1 and 3. 2, 3, 1, 3. 2, 3. So this is 2, 3, 3, 1. No, this cannot be 2, 3, 1, 3. Yes. So C is the correct answer. Again, ये देखो, ये वाले रिएक्शन को भी हमने करवाया है, राइट? तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है. तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन, राइट? अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेज कि स्टडी द फॉलोइंग केसेस एंड इट इज आस्किंग इन व्हिच केस न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. बेसिकली कौन से केस में रिएक्शन होगा, ठीक है? तो यार ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा?
रिएक्टिविटी सीरीज से, तो रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कॉपर सल्फेट इज रिएक्टिंग विथ मैग्नीशियम। नाउ वेयर इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऊपर है, कैन इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यस, सो दिस रिएक्शन विल हैपन। ठीक है, अभी देखो इसमें 1 किसमें है, तो ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, तो चलो हम लोग बी को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें थर्ड ऑप्शन देखना ही नहीं है ना। FeSO4 प्लस TB, ये देखो आयन कहाँ है, लेड कहाँ है, लेड क्या डिस्प्लेस कर पाएगा आयन सल्फेट को फ्रॉम आयन सॉल्ट, नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अभी देखो जहां जहां भी 2 है उसको इग्नोर करेंगे, तो डी को इग्नोर किया तो डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, वी आर लेफ्ट विथ ए एंड सी। ठीक है, नाउ अब हम लोग थर्ड को एलिमिनेट कर दिया हमने, तो हम लोग वी विल सी जस्ट ऑप्शन 4। एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है, हाउ डू यू हैव टू सेव योर टाइम। साइंस हो गया, नेक्स्ट एग्जामिनेशन, आने वाले एग्जामिनेशन में ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ZnSO4 प्लस कैल्शियम, अभी यहाँ पे देखो जिंक कहाँ पर है, जिंक इज हियर व्हाइल कैल्शियम इज ऊपर, so calcium can it replace zinc from its salt? Of course it can, so this reaction will also happen. So we arrive at 1 and 4, so option number C is the correct answer, just for your information। चलो देख लेते हैं थर्ड में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का है, कैल्शियम का है, क्या एल्यूमिनियम कैल्शियम को उसके सॉल्ट से हटा सकता है, नीचे है भाई, एल्यूमिनियम कहां से हटाएगा, so this is also not possible। ठीक है, so what is the correct answer, option number C। now again ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन, इसे भी हमने हमारे सेशन में कवर किया था ना। The question asked which of the following option represent the family of salt? This was very interesting। तो family of salt का मतलब है कि या तो कैटायन कॉमन रहेगा सब में, या तो एनायन कॉमन रहेगा। तो लेट्स फाइंड इट आउट, यहाँ पे देखते हैं। चलो फर्स्ट विल सी विद द कैटायन, सोडियम सोडियम ओके, कैल्शियम सो नहीं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम नो, सोडियम कैल्शियम सोडियम नो, मैग्नीशियम कॉपर मैग्नीशियम नो, सेम कैटायन तो नहीं है। तो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द एनायन फैमिली, राइट। तो चलो अभी एनायन फैमिली देखते हैं। तो एनायन फैमिली में या तो क्लोराइड होगा, या तो सल्फेट होगा, या तो नाइट्रेट होगा, या फिर वो कार्बोनेट होगा, राइट। तो इन चारों में से कोई एक फैमिली होगी। तो अभी यहाँ पे देखो क्लोराइड सल्फेट सल्फेट, नहीं एक तो क्लोराइड है यानी सेम फैमिली नहीं है। देन सल्फेट सल्फेट सल्फेट, ओके, सो दिस कैन बी एन आंसर। ठीक है, इसको देखते हैं ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रेट कार्बोनेट कार्बोनेट नो, sulfate sulfate chloride no, again B is the correct answer, option number B। now these are the 5 MCQs that came from chemistry। अब इसके बाद में there is an assertion and reason question। so the question says it is such an interesting question, इसको हमने क्लास में 1000 बार पढ़ा होगा, और जो मैंने वन शॉट वीडियो लिया था उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था। ये देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कितने अच्छे से खेला है, क्वेश्चन में बहुत ही सही से लिखता है असर्शन एग्जामिनर कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये स्टेटमेंट अच्छा, बच्चा खुश हो गया। अब रीजन में एग्जामिनर बोलता है कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन टू वाटर। पूरा स्टेटमेंट सही है, बस एक चीज गलती कर दी उसने गलती से यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया। बट बच्चों को तो लगेगा, आपको लगा होगा कि अरे यार नहीं सही बोल रहा है एग्जामिनर, सही है, तो यू वुड हैव मार्क्ड A, but A will not be the correct answer। The correct answer will be assertion is true, but the reason is false। Nitric acid is an oxidizing agent. Hydrogen is getting oxidized to what? Water, not getting reduced, right? So this was also discussed here। Strong oxidizing agent oxidizes the hydrogen and itself gets reduced to form nitrogen oxide, and हाइड्रोजन को हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये देखो सारी चीजें क्लास में पढ़ाई हुई है, वन शॉट में ली हुई है, और ये सारे वन शॉट मात्र 40 मिनट्स के थे। तो अगर आपने इसको डिस्कस किया होता या देखा होता तो यू वुड हैव गॉटन बेनिफिटेड विद इट, एंड जिन्होंने देखा है तो इट्स कूडोस टू देम कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा, आई बिलीव। तो विद दिस वी कंप्लीट द सेक्शन ए। नाउ लेट्स सी द सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में द क्वेश्चन कैरीज, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो अभी the question says that list the possible sources of energy required for decomposition reaction। decomposition reaction क्लास में डिस्कस किया है, ये देखो क्लास का स्क्रीनशॉट यहाँ पर। heat, what are the 3 things? one was heat, one is light and one is electricity। तो ये तीन प्रोसेसेस है जिसे हम लोग decomposition reaction करते हैं। and what is the example of how we can explain it with a suitable example। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिख दिया। यू कुड हैव रिटन AgCl AgBr का रिएक्शन, और यू कुड हैव रिटन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट हैपेंस विद इलेक्ट्रिसिटी H2O का डिकम्पोजिशन, एनीथिंग यू कुड हैव रिटन। ठीक है,
So this is the question. Now iska और question is also very interesting. The question says कि यार ferrous sulfate को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, एंड गिव अस अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो देखो ferrous sulfate जो है it contains 7 molecules of water of hydration. ठीक है, ferrous sulfate has 7 molecules of water of hydration and it is green in color. ठीक है, it is green in color. So when we heat them, it becomes FeSO4 solid and it turns white. And rest of the water, where does it go? So the 7 water molecules evaporates as gas. ठीक है, it will just get evaporated. So the green color will turn to white. So this is one part of the answer. इसका another part क्या हो सकता है कि this ferrous sulfate will undergo decomposition if we continue heating it. And what are we going to get? यहाँ पे देखो, iron oxide, sulfur, this is SO2 gas and we get SO3 gas, right? Sulfur dioxide and sulfur trioxide gases we get here. Okay, so this is the question. Again, 2 marks question. Now, the question number 22nd from our set. So the question said that what is the like how does baking soda differ from baking powder? Such a basic question. Bhai, baking soda has bicarbonate while baking powder has tartaric acid with bicarbonate. So what does tartaric acid do? Whenever you heat, if this baking soda reacts with water, when you're heating it, it has water, so it will react to form what? Substance which is bitter in taste, right? While if you have tartaric acid, which is a very mild acid, tartaric acid की जगह पे कोई भी mild acid हो सकती है, ठीक है? तो baking powder क्या करता है कि वो जो bitterness है उसको control करता है. Bases are bitter, acids are acidic, sour. So what will acid do? Bitterness को कम कर दे रहा है, right? That's a neutralization reaction. So that is the reason why we use baking powder instead of baking soda. ठीक है? Done. Now, let's go to section C. So section C, each question carries how many marks? 3 marks. Double displacement reaction, how is it different from displacement reaction? तो बच्चों double displacement reaction में क्या होता है? There's an ion exchange, right? Both the ions, cations and ions are getting exchanged, right? Also, in double displacement reaction, what happens? Generally, it is accompanied with a precipitate. Here, this is an example of double displacement reaction. This is generally accompanied with a formation of precipitate. Now, examples क्या है? Balanced chemical equation के displacement और double displacement के reactions भी हमने करवा रखे थे. So you could have written any of the double displacement reaction. ये double displacement reaction or displacement we have covered in our video. See, this is a 43-minute video in which we covered this is what? Chemical reactions and equations ka chapter. So we have covered almost everything in our one-shot videos. So now, let's go to the next question. The question says कि common salt is an important raw material for various chemicals in daily use. State in brief the method of preparation of sodium hydroxide and sodium hydrogen carbonate from common salt. See, I have told you during the class, while I was taking the one-shot video कि भाई common salt से NaOH and NaHCO3 का preparation are important, right? So ये देखो ये reaction क्या है? This is NaCl, right? That is, we take the brine solution, NaCl and water. On passing the electricity, we get what? Sodium hydroxide, hydrogen and chlorine gas. I've also told you, remember कि hydrogen कौन से electrode में मिलेगा, chlorine कौन से electrode में मिलेगा. Comment section में बताओ कि chlorine will be evolved at anode or cathode. ठीक है, we discussed this in our video, one-shot video. Now coming to sodium hydrogen carbonate. So again, common salt reacts with water, carbon dioxide and ammonia to form what? Ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate. Now this is the preparation step for what? Sodium carbonate. Remember, we have discussed this also while we were discussing the Solvay's process. Now, again, see the screenshots we have done. Now, the next question, key design an experiment is set to demonstrate alcohol and glucose contain hydrogen but they are not categorized as acid. So, ये जो चीज है ना, ये एकदम NCERT के line by line से सारे questions उठाए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि alcohol and glucose contain hydrogen. तो भाई alcohol, let's take an example. C2H5OH. ठीक है? So now this hydrogen is not ionizable. ठीक है? So the reason why alcohol and glucose are not, despite containing hydrogen, are not acid because the hydrogen is not
आयोनाइजेबल एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोनाइज होना चाहिए, राइट? तो बेसिकली दिस कंपाउंड शुड ब्रेक एंड रिलीज H प्लस आयन जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो. सो दैट इज व्हाट आपने यहाँ पे जैसे डाइल्यूट HCl सोल्यूशन रखा हुआ है, you could have taken glucose solution or alcohol solution and we would have found out that अगर bulb glow करती है तो then the substance is an acid. If the bulb does not glow, then the substance is not an acid. This indicate that H plus ion is not getting furnace when these substances, that is alcohol and glucose, are when the electricity is passed through alcohol and glucose solution. Understood? Now, again, this is a screenshot that I've taken from the NCERT. Questions NCERT say directly आए हैं, and the questions, excuse me, trust me, they are very easy. Now, let's move to section D, in which all the question carries 5 marks. So, first question is that we have to find out the metals, and then we have to find out the metal that satisfy these statements. Okay, so the first statement says that the metal does not react with oxygen even at high temperature. The metal doesn't react. तो कौन सा मेटल होगा भाई? पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड आयरन में silver. Silver does not react. Remember, we have discussed in the class that silver, gold are non-reactive. Then this is what? This is from metals and non-metals, reaction of metals with air. Now, the second statement says reacts with oxygen at ordinary temperature and forms a protective oxide layer. Oh my God, this is such a wonderful line. Protective oxide layer. ये हमने किया था. जहां पर भी oxide layer का बात आए, कौन सा एलिमेंट को आप याद करोगे, कौन सा मेटल को याद करोगे? It must be aluminium. आगे पढ़ना ही नहीं है. It's aluminium. अगर zinc होता तो we would have written zinc. So aluminium also gone. Now, catches fire when kept in open. कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी सीरीज देखना है, ये देखो, ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज. कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? सोडियम पोटेशियम. सोडियम है नहीं, पोटेशियम होगा यहाँ पर. फिर इट विल बी potassium. Then does not burn in oxygen, but the hot metal is coated with black colored oxide layer. Burn नहीं हो रहा, but एक oxide का layer बन रहा है. किस में बनता है? It is copper. So copper also. So here. What about iron and calcium? Calcium will react with what? When you are heating. ठीक है? Calcium, when you heat it, then only it reacts. Calcium and magnesium. While iron does not react as a metal, but iron reacts as iron fillings. ठीक है? Now, the next part of the question is what are amphoteric oxides? भाई ऐसे oxides which act as both acid and bases. कितनी बार discuss किया? Now, what is with the help of balanced chemical equation show that aluminium oxide is an amphoteric oxide. देखो question को अगर आप पूरा पढ़ोगे ना, then you'll realize कि भाई कुछ answers तो question में ही छुपे हुए हैं. यहाँ पे amphoteric oxide की बात कर रही है, oxide layer की बात हो रही है. We know that whatsoever the oxide metal is forming an oxide layer, that generally acts as an amphoteric oxide. पढ़ा है हमने, क्लास में डिस्कस किया. तो क्या है ये, क्या हो जाएगा? ये देखो aluminium. Here it is reacting with an acid, means here it is acting as a base. While here aluminium oxide is reacting with a base, means here it is acting as an acid. ठीक है? So this is how aluminium oxide act as an amphoteric oxide. Now, what are alkalis? Alkalis are water soluble base. So many times we have discussed. And give one example. क्या example हो जाएगा? चलो comment section में बताओ. This question is something that I should not give the answer. You will be telling me in the comment section कि what is the example of an alkali. With this we are done with the section D. Now let's see. Yeah, again the screenshot that wherein we have discussed reaction with air, and then told you know zinc and aluminium both will show the amphoteric nature. Now we'll move to section E. Section E had a very interesting question. The section E, the question said that A and B are two salts. A and B are two salts used for washing purposes. ठीक है? Now A can be used for bathing also. So what do you use for bathing? यहाँ पर question में थोड़ा सा जब when I was reading the question, even I was also tricked कि भाई is it talking about soap and detergent? But when I read the further question, differentiate between salt A and salt B. What will the examiner ask? Salt A and salt B का differentiation. Again, it will be talking about soap and detergent. So now soap can be used for bathing purposes, detergent can't, right? So what is A? A can be used for bathing also. So A is a soap, while B is what? B is detergent. ठीक है? B is a detergent. Now,
how will the soap water or detergent react with rain water or tube well water? Now यहाँ पे अभी context दे देती हूँ कि ये जो rain water है, rain water क्या है? Rain water is soft water. तो यार soft water के साथ में तो lather दोनों ही produce करेंगे, both soap and detergent. So we should ignore these two. Now tube well water can be hard water, right? So this is hard water. Now from the question we have understood that B is detergent. Detergent को फर्क ही नहीं पड़ता whether the water is soft or hard. It will give lather equally in both. So detergent तो इसमें भी lather करेगा. So B will give the lather. But बेचारा soap फंस जाएगा. Hard water में वो lather नहीं दे पाएगा, right? There will be scum. So what will be the correct option? Option number 3. Here I'll erase this. Option number 3 is the correct answer. That is with tube well water. That is A will be giving what? The least lather. यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है question. Yeah. Minimum foam or minimum lather. Now differentiate between salt A and B. भाई soap is carboxylic acid का salt, while detergent they are sulfuric acid का salt, right? So we have discussed what is it? We have discussed carboxylic acid का, sulfonic acid का, and then what are the ionic parts? Everything was discussed in the class. Again, biodegradability पे आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो क्योंकि the question here, this question will carry 1 mark, this question will carry 1 or 2 mark, and here we had C option as well. So this question would have carried 1 mark, right? तो यहाँ पे आपको कितने डिफरेंसेस लिखने हैं? 2 डिफरेंसेस लिखने हैं. हमने कितने डिस्कस किए थे? हमने 6 से 7 डिफरेंसेस डिस्कस किए थे. तो बायोडिग्रेडेबिलिटी पे आप कर सकते थे, एफिशिएंसी इन हार्ड वाटर पे डिस्कस कर सकते थे, एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है या सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है? यू कुड हैव टोल्ड दैट. ठीक है. नाउ next question, what are esters? What happens when esters react with alkali? Give a chemical equation for that. Saponification reaction. Esters क्या है? Sweet smelling substance है. ठीक है. What happens when they react? We get what? Soap. Basic question. Now the part 2, that is the OR question, says what causes hardness of water, and sometimes it's observed that while bathing foam is formed with difficulty. Basically it is talking about what? It's talking about scum, right? Name the substance and write the cause for its formation. Because of the hardness of water. अभी देखो hardness of water किस लिए आता है? क्यों आता है? ये देखो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर रखा है. Right? This is from our carbon and its compounds का video. We took it for an hour. So because of the presence of salts like chlorides, bicarbonates, etc. Right? So hard water is because of the presence of bicarbonates, chlorides, of salt of what? Calcium and magnesium. अभी what do we have? What do we see in the next part? Yeah. Okay. Hardness of water is clear. And then what is the insoluble substance? Scum. And why is it not? What is the reason for its formation? Because the water is hard. As a result, the soap cannot lather well. As a result, there is a formation of this insoluble substance called scum. So with this, we are at the end of this chemistry. Now we will be discussing biology. So again, we did it PYQs also, and PYQs also may we discuss what is that curdy solid substance formed. We discussed everything. So, bachcho, the whole point of doing this paper analysis is that we have covered everything when we were doing the one-shot videos and the PYQs. So try to be more disciplined with the videos whenever we post, and you can go and watch. And we wish you all the very best for the further examination. Now we are left with biology. So I'll be discussing biology, some questions. So just stay tuned. So now we are here at section A for the biology. So the section A, as you know, that it contains MCQs and a couple of assertion reason questions. So the first MCQ that we have on our screen says that we have to match the columns from column 1 and 2. The first option is site of fertilization of egg with the sperm. Where does egg gets fertilized? It's nothing but the oviduct, right? Now, let's see in the options. In options, for which of the options says A is 3, right? So let's see. A is 2 wrong, A is 4 wrong. So option number A and C we have eliminated. We just have left with B and D. Okay? So now B is 1 and here B says 2. तो अगर हम लोग इस दोनों में डिफरेंशिएट कर दे तो फिर we don't have to see for the other options as well. ठीक है? So let's see for the B. Site of implantation of embryo. Embryo कहाँ implant होता है? तो it will be in uterus. Where else? Right? So I think that option number D will be the correct answer. Again, we'll see the other options, other parts as well.
Site of entry of sperm into the female reproductive tract, again, it's nothing but the vagina. And D is that site through which the waste material generated by the developing embryo are removed. What is it? Nothing but the placenta. So A3, B2, C1 and D4. So option number D is the correct answer. And here you see the option number D, right? Next question. So the next question is, the part of hindbrain controlling involuntary actions such as salivation and vomiting in humans is, what is it? Medulla oblongata, right? Option number D again. Now, the next question is, select a pair of bisexual flowers from the following. See, bisexual flowers can be hibiscus, mustard. So let's see, where is hibiscus and mustard? B. So this is bisexual flowers. Now in comment section में आप मुझे बताओगे कि what are bisexual flowers and what are asexual flowers. ठीक है? किसमें fertilization अपने आप में हो सकता है, किसके लिए दूसरे flowers की जरूरत होती है, आप मुझे comment section में बताओगे. Now, so the correct option is option number B. Now, the plant hormone present in greater concentration in the areas of rapidly dividing cells. कौन सा plant hormone रहता है? It is nothing but the B option, that is cytokinase. Right? Now, temporary finger-like projections in the cell on the cell surface to take food is formed in. किसमें finger-like projections formed होता है, which we call as false feet. किसमें form होता है? Nothing but amoeba. Right? So amoeba is the correct option. Now, other than abiotic components, which of the given biotic components are not required? Read the question. See, जब हमने लाइव सेशन लिया था, I told you कि भाई नॉट वगैरह है तो उसको बस एक डॉट लगा देना, because many a times when we are reading the question हम लोग नॉट को रिमूव कर देते हैं, भूल जाते हैं. It's not required to make an aquarium as a self-sustaining system. ठीक है? Aquatic plants and aquatic animals, yes. Terrestrial plants and terrestrial animals, क्यों भाई, क्यों जरूरत है इसे? Aquarium में कहाँ पे देखा है terrestrial plants and terrestrial animals as well? This is something doubtful. Decomposers as bacteria and fungi हो सकता है. Then consumers as clownfishes and sea urchins. Sea urchins कहाँ पे देखा है? I don't think so. I think second and fourth. Where do we see second and fourth? Option number D. So D is the correct option. Now, again, now we are here. We are done with the MCQs. Now we have the assertion and reason. So we'll quickly go through the assertion reason. So the first assertion is, in our actions of writing or talking, our nervous system communicates with the muscle. Yes, nervous system बात करता है muscle से. Cranial nerves and spinal nerves form the peripheral nervous system. Yes, both are correct. So, and then this is somewhere, it is giving the explanation of A, right? So the answer will be A. Right here. That is, both of them are correct, and this is giving us correct explanation to the assertion. Then we have, use of jute bags for shopping reduces pollution. Jute bags are biodegradable and it may be reused as when needed. So again, this is a reason and this is an assertion. So you can guess it कि भाई ये तो correct explanation ही दे रहा है. So what will be? It will be A. A as the correct option. Right? Now, we are done with section A. Now let's quickly go to section B. So now what the question we have as 2 markers says that state the main function of veins in human body, human circulatory system, and why don't they have thick walls? Because they have lower blood pressure, right? That is why they don't need thicker walls. Now, what are the main functions? यहाँ पे देखते हैं. So the blood vessels, actually the veins carry the deoxygenated blood to your heart, and they are a part of your circulatory system, and they work together with the other blood vessels to your heart to keep your blood moving. So, जो blood का circulation है, to keep it complete, veins are the one which is working day and night. And why they do not have thick walls? Because they have lower blood pressure, than arteries. Because arteries carry higher blood pressure, because the blood is coming from the heart, right, and going throughout the body. While in veins, what is happening? The blood is coming from the body and going towards the heart. So hence, since they have a lower blood pressure, so as a result, they don't need thicker walls. The next question. Explain how do proteins control the characteristics in an organism with the help of an example of tallness trait in pea plant. And the next part is name the section of DNA that controls the characteristics of organism. What is that part? What is that section? Nothing but gene, right? Now let's see the first answer. So now, the proteins control the characteristics of the organism by acting as a functional units coded by genes within DNA. Like if we take the example of tallness in the pea plant, so what happens here, that there's a specific protein that will regulate the production of plant growth hormone, meaning
gene coding for high efficiency growth hormone protein will result in a taller plant, while a gene that codes lesser efficient protein will lead to a shorter pea plant. Right? Now, let's move on to section C. So in section C, each question carries 3 marks. So the question is, on the basis of characteristics of processes given in the brackets, in each case differentiate between the following. All right. Products of breakdown of pyruvate in aerobic and anaerobic respiration in human being. What happens when pyruvate breaks down in aerobic respiration and anaerobic respiration? So have a look here. So whenever there is an aerobic respiration, what do we get? It gets converted to CO2, H2O and energy. And whenever we have an anaerobic respiration in the human body, it gets converted to lactic acid and there's little energy. Respiration and photosynthesis in plants. So how is the gas released? So during respiration, CO2 is released in human body, while during photosynthesis, oxygen is released in the plants. Now, the next question was respiration in terrestrial animals and fishes. So, किससे हम लोग respire करते हैं? What is the organ? For human being, it is lungs. Or all the terrestrial animals, it is lungs. For fishes, it is gills. Right? Now, moving on to the next question. This is a very favorite question of all biology teachers. They'll definitely ask one question related to the pea plant, Mendel's experiment. So, a pure pea plant having round yellow seeds is crossed with another pure pea plant having wrinkled green seeds. Subsequently, with F1 progeny is self-pollinated to obtain F2 progeny. What do the seeds of F1 generation look like? Let's have a look. So, all are round and yellow for the F1 generation. Give the possible combination of traits in seeds of F2 generation and also give their ratio. We always know this 9:3:3:1 ratio. This is the most simple and the most ratawa ratio that we have read in our biology. 9:3:3:1. So 9 round and yellow, 3 round and green, 3 wrinkled and yellow, and 1 wrinkled and green. Now the other question was, state the reason for obtaining seeds of new combination traits in F2 generation. So what happens? New combination traits appear in the F2 generation due to the Mendel's law of independent assortment. This law states that when 2 pairs of traits are combined, the traits segregate independently. Right? So this is all about the Mendel's experiment and the question. Now, again, we have gotten a question from food chain. The question says, in a food chain, energy flows unidirectional. Yes, that's true. Give 2 reasons for the statement. Now, the energy is captured by autotrophs and it does not revert back to the sun. Right? Solar input. And the energy which passes to the herbivores does not come back to the autotrophs. Correct? Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to the loss of energy at each level. And what is the percentage of loss? Comment below in the comment section because we will be using the same percentage to solve this question. If 10,000 joule energy is available at producer level, how much energy will be available at secondary consumer? And justify your answer. 10,000 joule at producer level, right? So we have to answer for the secondary consumer. So what it will be? 100 joule because 10% law of energy, right? So it has to be 100 joule. Now, this was the question is asking regarding the secondary consumer. This is producer, then we'll be having consumer, then we'll be having the secondary consumer. 1000 for the consumer, 10 gone, and 100 for the secondary consumer. 10% law. Now, we are at section D, wherein each question carries how many marks? 5. Right. So, let's see. So, here we have an OR question. First, we'll do the first question and then we'll see the OR part, right? Identify X and Y in the given figure. Stigma style ovary, right? Then, what is this? Anther filament. So, what is X? X is stigma, Y is anther. Next. In the yellowish colored substructures produced by the part labeled Y. What is Y? Y is anther. What does the anther produce? Pollen grains. Then, write the name of process by which these are transferred and to the part labeled X. So, anther is stigma. Mein, how is it getting transferred? Pollination. Here you go. Pollen grains and pollination. Now, explain the process of seed formation in flowering plants. So, now, in flowering plants, the seed formation involves following processes. What are they? Pollination, then fertilization, and then development of the fertilized ovule into seed, right? Now, this is done. We are done with the first part. And then if you would have attempted the OR question, so
here you have the OR question. Name the type of asexual mode of reproduction shown in this given figure. What is this mode of reproduction? It is getting what? Fission, binary fission. So what do we see? Binary fission. Then what is the organism? Unicellular organism here. It's leishmania. List any two advantages of asexual reproduction over sexual reproduction. Let's see. So asexual reproduction is very fast and can get exactly same characters as the parents and are disease free. Now, name and explain one mode of asexual reproduction observed in Hydra. Hydra, we all know budding. So the question paper came so easy. It was very easy question, and then everybody must have enjoyed in the science section, I must believe. So budding is there in Hydra. Now, let's go to section E, that is the case-based question, and this will be the last segment of our video. The question says, a person while climbing on a rocky hill comes into panic state and fear. Right, fight and flight situation. His body starts reacting to a fight or flight condition to adjust to the dangerous and stressful situation. Based on the above facts, answer the questions that follow. The first question says, name the hormone secreted in the blood of the person in this situation. What is it? Every time we call it, I'm just getting an adrenaline rush. Nothing but adrenaline. Now, in the source gland of the hormone secreted in this condition. Adrenal gland. Now, state any two responses in the body of the person as a result of the secretion of this hormone. Again, the condition is fight or flight. Either the person will fight the situation or somebody will escape from it. How does the action of the chemical signal in terms of hormones differ from electrical impulses via nerve cells? For that, we should see the detailed answer. So, the electrical impulse travels directly along the nerve cell membrane as a wave of electric potential, while a chemical signal is transmitted across the gap between two nerve cells. What are they? Synapse. By the relax of the neurotransmitter molecules, which then binds to the receptors on the receiving cell to trigger a response, right? So this was the answer. And with this, we are done with the physics, chemistry, and biology paper analysis. I'm so thankful to all of you to be till here. And I wish you all the very best for your upcoming examinations.